दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोगों ने LIC का 300 नंबर फॉर्म जो है वो कैसा भरना चाहिए उसके लिए अपना मुझे कमेंट किया था कि बहुत लोगों ने मेरे को व्हाट्सअप किए थे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9323930169 जो नीचे लिखा हुआ है। उसको आप कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे को व्हाट्सअप करिए, मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। अगर मैं काम में है तो फ़ोन में नहीं उठाऊँगा, मगर मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं जैसा फ्री हो जाता हूँ काम में से तो मैं इमीडिएटली आपका फ़ोन में उठा करके आपको फ़ोन करके आपको पूरी सारी जानकारी दे दूँगा। इसलिए अभी अपना जो है ना फॉर्म 300 नंबर कैसा भरना चाहिए उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। वो आप अभी ध्यान से देख लीजिए और फिर अपने प्रैक्टिस में लेके आइए। चलो तो हम मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं। 300 नंबर फॉर्म कैसे भरा जाता है करके, फॉर्म जो है कैसा भरते हैं वो हम लोग देखते हैं। पहले तो दोस्तों ये पहला पेज जो है, पहला पेज के ऊपर आप ये जो डेटा शीट है, पहले पेज के ऊपर हम पूरा कस्टमर का पूरा जानकारी इसी के अंदर आप ले लेना। ये जानकारी प्राइमरी स्टेज में भरना है बाकायदा। उसके सामने एक फ़ोटो भी है, जो फॉर्म की रिक्वायरमेंट है वो भी आप भर लेना उसके साथ में। और जो भी सारा जानकारी इसी के अंदर ले, पॉलिसी होल्डर का नीचे सिग्नेचर ले लें। ये अपना डेटा शीट हो गई, इसको बाजू में रखते हैं। ये तो आप भरते ही होंगे। और ये प्रोफेशनल शीट जैसी है वैसी आप उसको आप उसको प्रिंट करके वो ले सकते हैं और बना करके रख सकते हैं। ये तो हो गया अपने पास का रिकॉर्ड हो गया, ये तो लाइफ टाइम अपने पास रहेगा। दूसरा चीज़, अब ये 300 फॉर्म है। 300 फॉर्म भरना कैसा है दोस्तों? एकदम सिंपल है। 300 फॉर्म में जो क्वेश्चन पूछा है उसको सही ढंग से लिखना आपका काम है। इसी के अंदर पहला क्वेश्चन पूरा पूछा है कि नेम, उसमें लिखा है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। पिता का पूरा नाम वो बराबर लिख लीजिए, माँ का पूरा नाम बराबर लिख लीजिए। कुछ भी उसी के अंदर आपको ठोकना नहीं है, मतलब कुछ मन में आया वो ठोक दिया नहीं। वो पॉलिसी होल्डर को पूछ के आपको लिखना है। मैरिड है, अनमैरिड है, वो भी लिखना है बराबर। उसके साथ में पति का नाम, उसका पाउस का नाम है वो लिखना भी जरूर है। जन्म तारीख भी लिखना है, उसका उम्र कितना है वगैरह लिखना है, मतलब प्रॉस्पेक्ट की जन्म तारीख, उसकी उम्र कितनी है। उसके बाद में कहाँ पे, कौन से सिटी, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, सिटी ऑफ बर्थ, वो सिटी लिखना है। नेचर ऑफ एज प्रूफ क्या सबमिट करते हैं, तो नेचर ऑफ एज प्रूफ में आपका जो है लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो, और फिर अभी पैन कार्ड भी चलता है, वो पैन कार्ड भी है। नेशनलिटी इंपॉर्टेंट है, इंडियन लोगों का इंश्योरेंस निकालना है और दूसरे कंट्री का इंश्योरेंस निकालने के लिए अपने को अलाउड है नहीं, ये आपको पता है। नागरिकता भी इंडियन रहेगी तो ही आपको ये पॉलिसी मिल जाएगी। दूसरा, मकान नंबर आपका जो है वो आपका आधार कार्ड का नंबर है, या वो आप देख लेना कि जो कौन सा एड्रेस है जहाँ पे रेसिडेंशियल, जो भाड़े पे रहता है वो भाड़े पे रहता है, वो रेसिडेंशियल एड्रेस पे लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमानेंट एड्रेस लिख लो, ज़रूर है। उसके बाद में हमारा टैक्स असाइनी वगैरह है क्या, टैक्स कितना है भरते हैं क्या, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, पैन कार्ड नंबर वगैरह वो सब लिखना जरूर है। GST का नंबर भी लिखिए। KYC नॉर्म्स वगैरह, रजिस्ट्री सेंट्रल KYC रजिस्ट्री है तो वो भी आप लिख लीजिए। उसके बाद में थर्ड कॉलम आता है व्यवसाय के बारे में। पहला कॉलम जो आया तो पर्सनल डिटेल्स का आया। दूसरा कॉलम आया वो आया KYC PMLA, मतलब टैक्स इंफॉर्मेशन के बारे में है दूसरा कॉलम। तीसरा कॉलम जो है अभी व्यवसाय के बारे में है। उसकी अपना जो प्रॉस्पेक्ट है, जिनका जो प्रॉस्पेक्ट है उनका पॉलिसी निकाल रहे हो, उनकी शैक्षणिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना जरूर है दोस्तों। ये सब आप लिखने की। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या करते हैं, कौन उनका एम्प्लॉयर वगैरह है वो लिखना जरूर है। कल कुछ डेथ हो जाता है तो एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट मांगा जाता है, तो कुछ भी आप ठोकने वाले नहीं है वहाँ पे। कुछ भी अगर नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखो उधर, मगर उसी के अंदर आपको ये सब सारी चीज़ें चाहिए। हाँ, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या काम करें, एग्जैक्ट ड्यूटी क्या है, एनुअल इनकम क्या है, वो सब सारा लिखना पड़ेगा। और फिर ये जो है आप सशस्त्र बलों में कार्यरत है क्या, नेवी आर्म फोर्स में है क्या, कौन सा विंग है वगैरह, वो सब सारा मिलिट्री वाले का पॉलिसी निकालते हैं तो उसके लिए वो भी आपको लिखना जरूर है दोस्त। उसका श्रेणी वगैरह सब है। अभी हम फोर्थ में उसमें आपको फोर्थ में ये जो व्यवसाय है उसके अंदर आपको खतरनाक चीज़ के रिलेटेड है क्या, वो उसी के बारे में आपको पूछना है। और आपके ऊपर कोई केस वगैरह है क्या, हैव यू एवर बीन इन करंटली इन्वेस्टिगेटेड, आपके ऊपर केस चार्ज है, कुछ आप क्रिमिनल है वगैरह, वो मतलब पॉलिसी होल्डर क्रिमिनल है या क्या, उसके बारे में आपको पूछना ही है। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली नो लिख जाते हैं। जो सब कुछ है वो आपको लिखना है सही ढंग से कि आप राजकीय रूप में जोखिमपूर्ण व्यक्ति है, आप राजकीय रूप से जोखिमपूर्ण व्यक्ति है या नज़दीक रिश्तेदार है। अभी देखो ये अभी राजकीय जो है तो पॉलिटिकल लोगों के बारे में है जो है वो उनका आप लिखना जरूर है।
उसके बाद में फोर्थ कॉलम मैंने अपने पुराने पॉलिसी ना बाकायदा लिखना जरूरत है। बहुत सारे एजेंट ना पुराने पॉलिसी नहीं लिखते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मालूम पुराने पॉलिसी लिखने के लिए, क्योंकि कल डेथ हो जाएगा तो पुराने पॉलिसी भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, फिर वो डेथ क्लेम उसके अंदर प्रोसीड होगा। अगर आपने नहीं लिखा तो पहले पॉलिसी का आपने नहीं लिखा तो आपको पुराने वाले पॉलिसी का पॉलिसी होल्डर को क्लेम मिलेगा, और नया आपने पॉलिसी निकाला था उसका क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने पुराने पॉलिसी का डिटेल नहीं दिया। बहुत हम लोग घाई में रहते हैं और फिर बाकी के पुराने पॉलिसी की जानकारी नहीं देते, वो देना चाहिए। रिसेंटली क्लेम हो गया है अभी एक अपना मेरे क्लाइंट के यहाँ पे, तो एक दूसरा एजेंट था, उसने अपना पुराने पॉलिसीज़ का डिटेल नहीं डाला, अभी उसका क्लेम प्रोसेस में है। अगर वो क्लेम पास होता है तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा उसी की चीज़ में क्या क्या हो गया करके। दूसरा, यहाँ पे आपने ये जो है कॉलम 4 में लिखा, 14 क्वेश्चन में लिखा ABCD, वो पुराना आपने कुछ अपना पॉलिसी होल्डर ने कुछ जहाँ पे कुछ डिक्लाइन हो गया, दूसरे जगह में कुछ अपना पॉलिसी ले लिया। अपने इंडिया के अपने देश के अंदर बहुत सारे जोनल ऑफिस है, डिविजनल ऑफिस है, तो पॉलिसी होल्डर कैसे भी कहीं भी किधर भी पॉलिसी ले सकता है इंडिया के अंदर। तो मुंबई में एक पॉलिसी ले लिया, एक दिल्ली में ले लिया, तो उसका जोनल ऑफिस चेंज हो गया, मतलब जोन अपने LIC के अलग अलग है, वो हिसाब से वो पॉलिसी किधर डिक्लाइन हुआ है, क्या विड्रॉन हो गया, क्या डेफर्ड हो गया, क्या मतलब क्या बोलते हैं वापस किया गया, स्थगित किया, समाप्त किया है, उसका कुछ एक्सेप्ट नहीं, अस्वीकृत हो गया, उसी के बारे में आपको लिखना है। अगर आपका येस है तो उसका डिटेल आपको लिखना जरूर है। अगर आपने यहाँ पे पहला कुछ उसके पास हिस्ट्री है पॉलिसी होल्डर के पास में, तो हिस्ट्री है तो लिखना जरूर है। अगर आपने हिस्ट्री नहीं लिखा तो दोस्तों उसी का क्लेम जब भी नज़दीक में आ जाता है, नॉन अर्ली क्लेम, ये सब सारा इन्वेस्टिगेशन आपसे होगा, तो इसलिए ये लिखना जरूर है। अगर आपने ये सही ढंग से नहीं लिखा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लेंगे, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी साथ साथ में देना है। उसके बाद में 6वां कॉलम जो है उसी के अंदर नॉमिनी लिखना है। अभी 4-5 नॉमिनी लिख सकते हैं, जितने सारे नॉमिनीज है वो लिखने हैं आपको, उसे परसेंटेज वाइज लिखना है, उम्र लिखना है क्या वगैरह। अगर वो नॉमिनी नाबालिग है तो उसके सामने उसको अपॉइंटी का सिग्नेचर लेना जरूर है, वो आप तो पहले से वो करते हैं। और अपॉइंटी भी चाहिए, अपॉइंटी का नाम भी लिखना चाहिए आपको, और आपका आगे जाकर बैंक डिटेल वगैरह उसके नीचे सिग्नेचर्स वगैरह वो करना लिखना ही आपको किसी भी हालत में। दूसरा, अभी आपको ना अभी खंड 2 में आ गए हम लोग अभी खंड 1 का हम लोग अभी पूरा किया, अभी खंड 2 मतलब सेक्शन 2 में हम लोग बीमे का उद्देश्य लिखते हैं। बीमे का उद्देश्य लिखते हैं तो आप बहुत सारे लोग लिखते हैं सेविंग्स करके, तो उसके आपको इंश्योरेंस है रिस्क कवर के कवरेज के रिलेटेड है, तो आपको रिस्क कवर लिखना जरूर है। अगर आपने वो लिखा सेविंग्स वगैरह और फिर क्लेम के टाइम में आपने कवरेज मांगा तो हो सकता है आपको डिनाई हो। अपने कॉर्पोरेशन इतना अच्छा है वो नहीं करते, आपको क्लेम मिल जाता है, मगर आपको रीज़न भी लिखना है। उसके अंदर 2-3 रीज़न लिखे हैं, सेविंग रिस्क कवर, सेविंग्स एंड रिस्क कवर। उसके अंदर आप सिलेक्ट करिए सेविंग्स एंड रिस्क कवर, दोनों भी आ गए उसके अंदर। इंडिविजुअल लाइफ में एम्प्लॉय स्कीम है HUP और MWP क्या, मैरिड वुमेंस प्रॉपर्टी के तहत, मैरिड वुमेंस प्रॉपर्टी के तहत आपने ले लिया है क्या, ये अभी बड़ा विषय है, मैरिड वुमेंस प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद सेकंड में आपने क्या टर्म राइडर, क्या मतलब टर्म राइडर के LIC का आपको न्यू टर्म राइडर चाहिए या कुछ क्रिटिकल इलनेस राइडर चाहिए, तो उसके सामने टिक करना है आपको। और फिर LIC का एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट AD एंड DB, पहला क्या होता है एक्सीडेंट बेनिफिट, ये राइडर था, अभी AD एंड DB उसको टिक कर लीजिए। क्रिटिकल इलनेस चाहिए तो क्रिटिकल इलनेस का भी आप कर सकते हैं, क्रिटिकल इलनेस कभी भी किसको हो सकता है। हम बहुत सारा जो है ना हम क्रिटिकल इलनेस को हम लोग नज़रअंदाज करते हैं, क्रिटिकल इलनेस के बारे में हम लिखते नहीं, क्योंकि क्रिटिकल इलनेस आया तो उसका ज़्यादा खर्चा आया था, किसका किडनी खराब हो गया क्रिटिकल इलनेस, किसी का हार्ट का कंप्लीट हो गया मतलब ब्लॉकेज हो गया क्रिटिकल इलनेस हो गया, मतलब ये क्रिटिकल इलनेस में बहुत सारा पैसा लगता है, वो पैसा आपको मिलना चाहिए। तो ये सब मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। उसके अंदर एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट उसका एक नया पॉलिसी मतलब पॉलिसी नंबर वही रहेगा, मगर राइडर का एक पॉलिसी आपको पॉलिसी के साथ में नया अटैच करके आपको मिल जाएगा। दो मतलब एक पॉलिसी के अंदर दो रहेगा, AD DBR का आपको अलग से एक पॉलिसी रहेगा, उसके अंदर ही रहेगा, और ये पॉलिसी रहेगा वो आपको अपने ब्रांच से आपको प्रिंट करके लेना ही कौन से भी हालत में। अभी उसके अंदर चौथा क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में चौथा क्वेश्चन जो है सम एश्योर्ड। अभी आपने जो प्लान लेने वाले हो तो प्लान कौन सा लेना है, कितने साल वाला लेने वाले हैं, बीमा धन जो कितने सम एश्योर्ड का है, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, आप क्या लिखने वाले हो वो सब आपको मालूम पड़ना चाहिए। मतलब मंथली मोड में है तो मंथली लिखो, नैक वगैरह वो लिख लीजिए, उसके अंदर कोई बात नहीं है, वो सब है। ये सब बेनिफिट उसके अंदर, या दुर्घटना हित लाभ वगैरह, क्रिटिकल इलनेस से कितने का चाहिए, वो सब सारा डिटेल में भरना चाहिए आपको। बैक डेट करना है तो आप पॉलिसी पूरा अभी कौन सा नवंबर चल रहा है तो अप्रैल की 1 तारीख तक आप पॉलिसी बैक डेट कर सकते हैं, तब सारा प्रीमियम आप अभी कलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो आपको भरना है। अभी पुलिस लोगों के लिए भी राइडर आता है, वो अपना ज़्यादा बड़ा राइडर रहता है, और 1.5 गुना रहेगा। सामान्य लोगों को 1 लाख के ऊपर 1 लाख रहेगा, और पुलिस को 1,50,000 ज़्यादा, मतलब 1,50,000 आपको पुलिस लोगों को राइडर एक्स्ट्रा मिल जाता है। हाँ, वो आपको लिखना है। और फिर सैलरी सेविंग के अंदर है तो सैलरी सेविंग का कोड वगैरह वो लिखना है, वो सब सारा आप डेवलपमेंट ऑफिसर जी को भी पूछ सकते हैं। आपने पुराना पॉलिसी किधर अपना रिवाइवल के लिए डाला है क्या, वो अपना पॉलिसी होल्डर डाला है तो यस है तो लिखना पड़ेगा, नो है तो कुछ नहीं है। और अपने जीवन साथी, वो साइमल्टेनियसली जीवन साथी है, उसने किधर दूसरी जगह पे पॉलिसी ले लिया होता है ना, हस्बैंड एक जगह पॉलिसी आपके लिए साथ ले लिया और उसकी वाइफ दूसरी जगह पे लेती है, तो उसके साथ साथ में है क्या, तो यस है तो उसको वो डिटेल में भरना है, वो पूछ के भरना है। नो है तो नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेटलमेंट ऑप्शन का बात तो बाद में होता है, जब मैच्योरिटी बाद में आएगी या कुछ अपना तब की बात होती है, तब आप लिखेंगे, इसको तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है।
असहमति कंसेंट, आप बोलना पॉलिसी होल्डर को आपको पूछना है, ये सब सारा आपको समझ में आया ना, वो उसने हाँ किया तो यस लिखना है। ये सब सारा फॉर्म जो भरना है ना वो सब क्लाइंट ने भरना है, क्लाइंट के बिहाफ में आप भरते हो, वो सही बात है, मगर पार्टी ऐसी नहीं बोलनी चाहिए कि ये जो एजेंट ने भरा मेरे को कुछ भी मालूम नहीं, तो फिर आप फंस जाओगे उसके अंदर। तो ये सब सारा उसके सामने भरो, अदरवाइज़ ये फॉर्म जो है उसके अंदर सब इंपॉर्टेंट क्या, पहले डेटा शीट के अंदर आप सब पूछ के ले लेना है, और उसका हो सके उसका रिकॉर्ड रखना है आपको। दूसरा, अभी खंड 3 में आपकी इसमें लोग ना हाइट और वेट, खंड 3 में हाइट और इंपॉर्टेंट बात लोग क्या करते हैं, हाइट और वेट है ना वो लिखते ही नहीं सही ढंग से। हाइट क्या रहेगा, वेट क्या रहेगा, जब भी उसका डेथ हो जाएगा तभी हाइट और वेट मापा जाएगा ना, तो अर्ली क्लेम में सब हाइट और वेट वगैरह पूछा जाता है, थर्ड पर्सन को पूछा जाता है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो आपने आज अपने वो हाइट वेट अभी जैसा ओवर वेट है तो आपने आज उसको लिखा नहीं, तो आगे जाकर के उसका डेथ जल्दी हो गया तो फिर उसके अंदर आप लटक जाओगे, क्योंकि आपको उसका ओवर वेट है तो ओवर वेट लिखना पड़ेगा, लोअर वेट है तो लोअर वेट लिखना पड़ेगा। बहुत सारे एजेंट लोग क्या करते हैं, जाते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर जी के हाथ में पेपर दे देते हैं, और फिर वो फॉर्म जो है वो डेवलपमेंट ऑफिसर कैसे भी करके भर देते हैं, जो है भरने के मालूम पड़ता है उसके अंदर हमने कुछ इंफॉर्मेशन मिस किया है। तो ये प्रॉब्लम सबका बात है, जब डेथ क्लेम आता है तभी अदरवाइज पॉलिसी होल्डर जिंदा है तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अभी पर्सनल हेल्थ, तो हेल्थ के बारे में भाई अपना यहाँ पे खंड 3 है, तीसरा खंड, अभी हम पहला खंड देखा पर्सनल डिटेल का, दूसरा खंड देखा, तीसरा खंड हम लोग अभी देख रहे हैं। यहाँ पे अपना इस खंड के ये जो है ना तीसरे खंड के अंदर अपना हाइट वेट लिख लीजिए बराबर, और हेल्थ के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सब आप बराबर लिखिए। उसमें लिखा है ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर कंसल्टेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर, एकदम सीरियस उसका कुछ अपना क्रिटिकल इलनेस वगैरह है तो आपको लिखना ही पड़ेगा दोस्त। छोटा मोटा जो फीवर है, कुछ अपना सर्दी है, जुकाम है, वो सब सारा चीज़ नहीं लिखेंगे तो चलेगा उसमें, मगर एडमिशन किया है तो आपको लिखना पड़ेगा। नर्सिंग होम में एडमिट हो गया तो उसका ट्रीटमेंट का पेपर वगैरह देना पड़ेगा। अगर मतलब जल्दी डेथ क्लेम होता है तो प्रॉब्लम है, अदरवाइज आप नो लिखते और फिर रिस्क उठाते तो आपके ऊपर रिस्क, तो आपकी एजेंसी के ऊपर आ सकता है। तो ये अपना ध्यान दे के लेना है, आपको खुद को सेफ रखना है, LIC एजेंट को सेफ रखना है, खुद को LIC एजेंसी को सेफ रखना है। क्या 5 वर्ष के दौरान आप कार्य पर अनुपस्थित थे क्या, मतलब 5, अभी देखो कहीं भी हम लोग गवर्नमेंट सर्वेंट का पॉलिसी निकालने जाते हैं तो नॉन मेडिकल में केस, स्पेशल नॉन मेडिकल में केस पास हो जाता है, वो कभी बीमार हो गया, ये हो गया, सब उसके काम के अंदर वो सब एंट्री उसके एम्प्लॉयर के पास होती है। जब भी डेथ क्लेम होगा तो एम्प्लॉयर के पास से भी एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, तो उसके अंदर डिटेल आएगा, ये 10 दिन से 10 दिन में पिछले साल एडमिट था और अभी उसका डेथ हो गया, तो पूरा का पूरा जो यहाँ पे आपने नो करके लिखा है ना, पॉलिसी होल्डर ने नो करके लिखा था, मगर वहाँ से LIC को रिकॉर्ड मिला तो आपका डेथ क्लेम रेप्यूटेड हो जाएगा, डेथ क्लेम मिलने की संभावना कम हो जाएगी। तो ये सब सारा ना हेल्थ का जो है ना, पर्सनल हेल्थ का सही में लिखो भाई, जो भी जितने क्वेश्चन है ना लिखो, ABCDE ये लिखना है, और नीचे ई में बहुत सारे आपको पेप्टिक अल्सर, लंग, ये सब सारा ना उनको पूछना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अभी आपको कौन सी बीमारी है, अभी एट प्रेजेंट आपको बताना है, सीधा बोलना है। आपको बाद में आप बताएंगे तो आपको ये पॉलिसी का कुछ भी बेनिफिट मिलने की संभावना नहीं है, सीधा बोल देने का, उसमें कोई बात नहीं है। आपको पॉलिसी बाद में उसको पैसा नहीं मिले वो डिफरेंट है, और उसके साथ साथ में आपके अपने एजेंसी के ऊपर भी LIC कार्रवाई करे, ऐसा कुछ आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। मधुमेह है तो कितने सालों से है क्या है वगैरह सब लिखना पड़ेगा। डिफॉर्मिटी है, क्रोनिक इन्फेक्शंस वगैरह है, वो सब 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन के आप अच्छी ढंग से देंगे। नीचे अपना कुछ भी अपना इसके अंदर यस है तो नीचे डिस्चार्ज समरी वगैरह जो भी हॉस्पिटल में एडमिट था वो आपको देना ही है, कौन से भी हालत में। पॉलिसी पास नहीं हुआ दोस्तों तो भी चलेगा, पॉलिसी होल्डर मरने का उसके घर में पैसे नहीं आएंगे तो बहुत बड़ा क्राइम है। और फिर आपको एजेंसी पे आपने अंडर किया है, इसको बोलते हैं अंडर, वो सही ढंग से नहीं किया तो पॉलिसी होल्डर को पैसा नहीं मिलेगा तो क्या होगा, LIC का नाम भी खराब होगा। तो जो LIC ने मांगा है वो आपको देना दोस्त, एकदम परफेक्ट देना जरूर है। बहुत सारे लोग अपना कैसे भी कुछ भी लिख डालते हैं और फिर होते हैं वो 4-5 साल के मेहमान होते हैं LIC के अंदर, अपना एजेंसी छोड़ के चले जाते हैं। बाद में से पॉलिसी होल्डर को प्रॉब्लम होगा, फिर दूसरी जगह पे वो लोग सेफ्ट हो जाएंगे। ऐसा कुछ मतलब प्रोफेशनली काम करो, ये धंधे के अंदर है। मेरे को आपको ये सजेस्ट करना है, आपको ये धंधे में आ गए तो प्रोफेशनली और थोरली अच्छा काम अंडर सीख लीजिए, फॉर्म भरना अच्छा कैसे सीख लीजिए और फिर पॉलिसी होल्डर को दे दीजिए। उसके बाद में पर्सनल हैबिट, दोस्तों पर्सनल हैबिट तो अपने लिखना ही पड़ेगा उसके अंदर। आप दारू मद्यपान तो बहुत सारे लोग करते हैं ना, ओकेजनली करते तो लिखो ओकेजनली करते हैं। और फिर कुछ अपना मतलब जो ना आज सुबह शाम तक वो अपने जो लोग मद्यपान करते थे उनके बारे में आपको भी बताना जरूर है। मगर ये जो लोग हैं जल्दी उनकी टिकट निकलने वाले, जल्दी वो उनकी मृत्यु होने वाली पक्की होती है, क्योंकि उनके फेफड़े खराब होंगे, उनका सपोज मद्यपान करते हैं, सिगरेट पीते तो फेफड़े तो खराब हो जाएंगे तो जल्दी मरने वाले हैं। और फिर दारू पीते हैं तो उसका लीवर खराब हो जाता है तो वो भी मरने वाला है। तो दोस्तों जल्दी मरने का चांस है उसी के अंदर। तो ये सब सारा रिस्क वाला काम है, वो जो सब सारा पॉलिसी होल्डर को पूछ के लिख लेना। और उनको जो है उन्होंने लिखना है, वो जो लिखना है उनको बाकायदा उनकी एक जेरॉक्स कॉपी भी LIC दे देती है, तो बोला इसकी एक जेरॉक्स कॉपी भी LIC आपको भेजने वाली है करके, इसमें कोई भी आपने गलत लिखा नहीं है करके आपको चेक करना है बाद में। हाँ, आप ड्रग्स वगैरह लेते हो उसके बारे में, आप तंबाकू का सेवन करते हो तो कैंसर होने की संभावना होती है, तो तंबाकू के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो उसका जवाब सही दे दो। फैमिली डिटेल्स के अंदर आपका देखो किसको ये है क्या, आपके पेरेंट्स को, चिल्ड्रंस को कुछ, हाँ ये है HIV है, समझो कैंसर है, कुछ भी क्रिटिकल इलनेस है, वो भी जानकारी सही ढंग से लिखना जरूर है। उसके बाद में दो है पारिवारिक इतिवृत्त, फैमिली हिस्ट्री लिखना है। फादर का उम्र कितना, मदर का ब्रदर कितने हैं, सिस्टर कितने हैं, उसमें लाइव कितने, अलाइव मतलब डेथ कितने का लोगों का हुआ, पत्नी का उम्र क्या है, बच्चे कितने, बच्चों का डेथ कितना है, मतलब उस बच्चों के अंदर कितने लाइव है कितने अलाइव है लिखना जरूर है। हम लोग खाली क्या लिखते हैं, गुड लिखते हैं।
मगर उसके अंदर ना कॉज ऑफ डेथ, ईयर ऑफ कॉज ऑफ डेथ वो भी आपको लिखना सही ढंग से जरूर है, क्योंकि डिसीज़ के अंदर वो सामने वाले के कॉज ऑफ डेथ उसका कॉज लिखा रहता है। पुराने ज़माने में ये सब सारा नहीं था, मगर अब हर एक चीज़ के पेपर में रिकॉर्ड रहते हैं। तो डिसीज़ में जब भी जो डॉक्टर देता है उसी के डिसीज़ को देता है, उसमें ना इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ उसके अंदर आता है। तो कॉज ऑफ डेथ इंपॉर्टेंट है, ये लिखना जरूरी है दोस्तों। और दूसरी गर्भवती महिलाओं के बारे में, सपोज अभी पॉलिसी ले लिया आपने, जो यहाँ पे जो बहुत सारे क्वेश्चन ना अभी करता लोग पूछते नहीं है, तो वो आपको पूछना चाहिए। आर यू प्रेग्नेंट ना हो तो आपको पूछना चाहिए लेडीज़ का इंश्योरेंस करते समय। तो यस है तो यस लिखो। उसके बाद अंतिम प्रसव दिनांक, लास्ट डिलीवरी डेट पूछना है तो आपको लिखना लास्ट डेट डिलीवरी लिखना है। उसके बाद में लिखा है आपको क्या प्रोसीजर में कौन सी बीमारी वगैरह है, वो बीमारी के बारे में वो बताना है कुछ। हाँ, और डिटेल आपका सीजरिन हो गया बच्चे के टाइम में तो सीजरिन तो यस लिखो, उसका आपको एक सीजरिन डिस्चार्ज कार्ड का आपको समरी वहाँ पे सबमिट करना है। और नीचे जो है उसके पति के कितने पॉलिसीज है, पॉलिसी सब लिखना जरूर है। अगर नहीं लिखोगे दोस्तों तो फिर ये सब सारा क्लेम के टाइम में आपको डिक्लेरेशन, उसके बाद में डिक्लेरेशन आता है। तो वो सब ना ये सब सारा चीज़ है सेक्शन 4 में, उसमें डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन है किसके लिए है, मैंने जो जानकारी दी वो सच है। और ये जो मैंने कुछ भी गलत उसके अंदर लिखा होगा तो मैं कानून के जो सज़ा मिलेगी वो भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। और ये सब उसके ऊपर सिग्नेचर आता है पॉलिसी होल्डर का, तो ये भी समझाना जरूर है पॉलिसी होल्डर को। और यहाँ पे विटनेस रहता है, तो आप एजेंट है ना, विटनेस करते हैं तो ये गलती नहीं करना है। एजेंट ने खुद का कभी विटनेस नहीं करना है, बाजू वाले का इंटरेस्ट करो, बाजू वाले उसके दोस्त का वगैरह विटनेस कर ले लो। हाँ, तो विटनेस के तहत आप भी अटक जाओगे उसके अंदर, इसमें कुछ गलत रहेगा तो विटनेस नॉर्मली आपका एजेंट का ऐसा करके लिखा नहीं है, एल आई सी ने लिखा नहीं, आप एजेंट यहाँ पे विटनेस करे करके। जब ये फॉर्म भरते तो विटनेस के लिए बाजू वाले को बुलाओ, उसका भी इंश्योरेंस पॉलिसी होने का चांस हो सकता है। विटनेस है, मैं पॉलिसी ले रहा हूँ तो अभी ये आपका विटनेस है, समझ में। दूसरा चीज़ है, अगर आप नहीं लिखेंगे ना, जब डेथ क्लेम आता है तो बहुत सारी विटनेस वगैरह एल आई सी मांगती है, तभी वो पॉलिसी होल्डर पूछता है ना, जब भी पॉलिसी लिया तभी विटनेस आपने नहीं लिया ना, तो ये बताना जरूर है पॉलिसी होल्डर। अभी मेरे साथ हुआ है कि पॉलिसी होल्डर ने विटनेस बोलता है, अभी विटनेस में कहाँ से लाओ, पॉलिसी लिया तभी लिया, आपने नहीं लिया, तो उनको पता भी नहीं विटनेस हमने किया है करके। तो हम अपने ऊपर अपना सारी जवाबदारी लेते हैं। तो सब जगह पे आपको विटनेस के ऊपर आपको सिग्नेचर करने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। हो सके उसमें कुछ गलत बात रहेगी तो आपका विटनेस जाएगा तो आपके ऊपर भी शिकंजा हो सकता है। मतलब आप भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं, कि आपको एलआईसी पूछ सकती है ये क्या क्या लिखा है करके। हाँ, उसके बाद में फिर आता है कि जो पॉलिसी का जो 41 और इसी के अंदर पॉलिसी होल्डर से हम सब कुछ लिख के लेते हैं कि ये सब सारा चीज़ है, मैंने पढ़ लिया है, वो सब मेरे को ये आया, सब कुछ मालूम है वगैरह, वो सब उसके ऊपर क्या क्या है हमने जो दिया हुआ है, मैंने सब जानकारी बराबर दे दिया है, ऐसा लिख करके ले लिया है। तो यहाँ पे जो है सेक्शन 45 द इंश्योरेंस एक्ट 1938, ये भी क्या है उनको समझा देना है। उनको इंश्योरेंस है ना, उनको ईजी लगता है। एजेंट ने आया, एजेंट अपने को लगता है क्या, एजेंट को भी लगता है मेरे को पॉलिसी मिला, मेरे कमीशन मिला, खुश हो जाता है। नहीं दोस्तों, ये क्या ये 1930 एक्ट है ना, सेक्शन 45 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938, वो भी समझा देना है आपको। उसको पढ़ो, आप ये फॉर्म को अच्छी ढंग से पढ़ो। शायद कोई पढ़ा नहीं होगा मगर आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। ये मैं वीडियो अभी ये आप वीडियो खत्म होने के बाद आप इमीडिएटली ये काम कर लेना। उसके बाद में सेक्शन 41 ऑफ द सेक्शन 1938 में उसी के अंदर लोग ना रिबेट देते हैं पॉलिसी होल्डर को, तो रिबेट के लिए भी मना कर लिया है। तो उसके अंदर आपको ना पेनल्टी लगाई उसके अंदर, तो पेनल्टी जो है लिखी है इसमें एक्सटेंडेड टू 10 लाख, 10 लाख की पेनल्टी है। आपने किसी को अपने प्रीमियम देकर के पॉलिसी करवाई और उसका कुछ भी आपको रिकॉर्ड वगैरह कॉर्पोरेशन मिला तो आपको 10 लाख की पेनल्टी लगेगी। किसको में लगेगी ये 10 लाख की पेनल्टी? एजेंट को भी लग सकती है, उसके साथ साथ में पॉलिसी होल्डर को भी लग सकती है। मतलब आपने नुकसान ही नुकसान कर दिया। हाँ, उसमें अभिकर्ता का हस्ताक्षर है, पॉलिसी होल्डर का, दोनों को भी एलआईसी ने उसके अंदर ले लिया है दोस्तों। अभी देखो यहाँ पे एडेंडम वगैरह है, उसमें जो है ना आप वो जरूरी नहीं है कि कभी आप मैच्योरिटी लेने, सेटलमेंट ऑप्शन वगैरह, वो लास्ट चीज़ है, वो कोई अभी अपना जरूर नहीं देने के लिए। तो दोस्तों अभी मैंने ये 300 फॉर्म कैसा भरने का अच्छी ढंग से आपको बताया। उसके बाद सुटेबिलिटी में भी आपको ना सब सारी चीज़ें, वो सब सारा सामने उसको पूछ के करेंगे तो उसके अंदर भी आपको चांसेस है वो सेल बढ़ने का। वो भी सब सारा आप अच्छी ढंग से करते हो, ये सब सारा ठीक हो जाएगा। तो आपने 300 फॉर्म अच्छी ढंग से भरो। उसके बाद में मेडिकल रिक्वायरमेंट है तो मेडिकल टीपीएस से बाकायदा करो। कहीं से भी अपना बोगस अंडरराइटिंग, मेडिकल अंडरराइटिंग मत करो और किसी से भी कुछ अपना ये करके मत लाओ। जो भी है वो लीगली आपको लिखना है। और ये जो इंश्योरेंस एक्ट है वो गवर्नमेंट के एक्ट के तहत है, वो उसी के हिसाब से लिखना। किसी के ऊपर आपका नाम है और आपकी एजेंसी आपके नाम के ऊपर है, उसके ऊपर आप दूसरा कोई आकर के, उदाहरणार्थ डेवलपमेंट ऑफिसर, फॉर एग्जाम्पल डेवलपमेंट ऑफिसर, और अब आपके बिहाफ में कोई भी फॉर्म भरा तो आपको पूछ के, जब भी आपका वो फॉर्म आप चेक करने के बगैर वो अपना ब्रांच के अंदर नहीं जाना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। ये अंडरराइटिंग आपने अच्छी ढंग से किया तो आपको अच्छी नींद आएगी। उसके अंदर आपने कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा लिख लिया है पॉलिसी पास होने के लिए, तो दोस्तों आपकी एजेंसी कितने सालों की है? आप एमडीआरटी एजेंट है, आप टीओटी एजेंट है, सीओटी एजेंट है, एलआईसी देखेगी नहीं, एलआईसी डायरेक्टली टर्मिनेशन का लेटर भेज देगी, आपको उसी के अंदर अपील नहीं हो सकता है। बहुत सारे केस है, ये सब सारी निगेटिव चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए आपको अंडरराइटिंग बाकायदा अच्छी ढंग से और फॉर्म फिलअप भी करना अच्छी ढंग से, वो भी आपको सीखना है। वो पॉलिसी होल्डर के बिहाफ में आप भरते हो फॉर्म, पॉलिसी होल्डर को बताना है ये आपके बिहाफ में मैं भर रहा हूँ करके, आपको सिग्नेचर किया कि करना है। नॉर्मली हम सिग्नेचर लेते हैं मगर सब सारी चीज़ें जो है बताते नहीं।
तो इंश्योरेंस का क्लेम देना ये अपना इंपॉर्टेंट काम है। तो इंपॉर्टेंट है इंश्योरेंस क्लेम जो किसके ऊपर होता है नॉर्मली, तो अपनी पुरानी पॉलिसियों के अंदर क्या क्या लिखा है उसके वो भी। और दूसरा चीज़ क्लेम पास होने का ये है कि आपने जो फैमिली हिस्ट्री ठीक लिखना है, उसकी हेल्थ हिस्ट्री ठीक लिखना है, जो भी है वो अगर आपने नहीं लिखा तो फिर दोस्तों आपको बहुत सारी टेंशन हुई, मतलब आगे जाकर टेंशन हो। डेथ हो गया तो टेंशन, अदरवाइज आपको टेंशन नहीं है। 3 साल वैसे निकल गए आपको पॉलिसी, 3 साल पॉलिसी उसमें नॉन अर्ली क्लेम में जाता है, इतना सारा इंक्वायरी नहीं आता है। तो कोई भी उसके लिए बड़ी पॉलिसी रहेगी, वो बड़ा समय रहेगा तो हो सकता है उसके अंदर भी इंक्वायरी हो सकती है, क्योंकि री इंश्योरेंस में वो पॉलिसी चली जाती है। तो दोस्तों ये सब सारा चीज़ आप ध्यान में रखते हुए आप प्रोफेशनल एजेंट है तो प्रोफेशनल काम करिए और 300 नंबर फॉर्म जो है अच्छी ढंग से भरना सीखिए। ये काम जो है ये काम आपका डेवलपमेंट ऑफिसर आपको बाकायदा अच्छी ढंग से सिखाएंगे। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के अंदर आपको पता है क्या है करके, और बहुत सारी अच्छी जानकारी दे करके आप ये 300 नंबर फॉर्म भरना। बाकी सब सारे फॉर्म्स है वो वैसे ही भर रहे फॉर्म। यहाँ पे आपको फाइनली आपको एक बात बता रहा हूँ, 300 नंबर फॉर्म आप अच्छे ढंग से भरा, सही ढंग से बना, तो आगे जाकर पॉलिसी होल्डर का डेथ दूसरे दिन में क्यों ना हो, अगर हो गया तो उसका क्लेम हम दे पाए। यही मैं आपको शुभकामनाएं देते हुए 300 नंबर कैसा फॉर्म भरने का ये मैं बताया हुआ है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, फिर लाइक तो होता ही है, तो आप लाइक करें और फिर ये चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो।